चलो भाई, 11 तो हो गई जैसे तैसे। राइट। किसी की बहुत अच्छी हुई तो किसी की थोड़ी खराब, है ना। किसी का स्मूथ फ्लो था एकदम, तो किसी का टर्बुलेंस से भरा। राइट। पर इसका ये मतलब नहीं है कि 12th भी ऐसी ही जाने वाली है। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि 11th वीक है तो 12th पढ़ के हम क्या ही करेंगे, 12th में क्यों ही जोर लगाना। राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात है कि इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम 11th को यूं ही छोड़ देंगे। 11th बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम 11th को भूल जाएंगे। 12th के बीच बीच में हम 11th के वो पुराने पन्ने फिर पलटेंगे। राइट। फिर पलटेंगे, क्योंकि जब हम 12th का फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। 12th जो है वो कॉन्टिन्यूशन है। राइट। वो 11th की फिजिक्स का अपग्रेड है, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे गेम्स में होता है, गेम्स में लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है। राइट। लेवल 1 की जो स्किल्स होती हैं वो लेवल 2 में काम आती है। ऐसे ही 11th की जो स्किल्स है वो 12th में काम आती है। राइट। 11th खुद की भी इंडिविजुअलिटी रखता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो 11th है वो 12th के लिए ही काम करने के लिए बना है, ऐसा नहीं है। 11th की खुद की भी इंडिविजुअलिटी है, मैकेनिक्स बहुत बड़ी चीज़ है। राइट। ओके। तो हम 11th को भी बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे जहाँ जहाँ पे नीड होगी। और हम ये भी देखेंगे कि 11th और 12th की जो फिजिक्स है जब वो मिलती है, जब उसकी नॉलेज जो है वो दोनों की मिलती है, तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। राइट। यस। तो इसी नोट के साथ हम 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां पर हम इनविजिबल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, ग्रेविटेशन में भी हमने इनविजिबल फोर्स, कोई दिखती थोड़ी है, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, विदाउट टचिंग द बॉडीज, हमें इफेक्ट्स नजर आते हैं। राइट। जैसे कि एक्सेलरेशन, डीएसेलरेशन, पुश, पुल। राइट। कंप्रेशन। राइट। सो दीज काइंड ऑफ इफेक्ट्स हमें दिखते हैं। यहां पर फोर्स इनविजिबल होती है। ओके। मैकेनिक्स में हमने मोशन को समझा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इंटरैक्शन को समझेंगे। ओके। और मैं बता दूं चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है ना बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर ये नहीं तो भूल जाओ, तो मैं 12th की फिजिक्स समझ में भी आने वाली है। राइट। चैप्टर बाय चैप्टर सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं। लेकिन इसी के साथ गुड गुड न्यूज़ ये भी है, अच्छी खबर ये भी है कि अगर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ढंग से पढ़ लिया सर जी, तो क्या पूरी की पूरी 12th मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगी। आसानी से मुझे 12th पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी अगर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ लिया अच्छे से तो। राइट। यस। तो इसी मोटिवेशन के साथ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फिजिक्स में, फिजिक्स स्टार्ट करते वक्त बोलते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही 12th स्टार्ट करते वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पहला चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे पहले इस टर्म को हम ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो टर्म है इसे हम ब्रेक करने वाले हैं। फाइन। ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्म को ब्रेक करेंगे। इसका जो पहला पार्ट है, इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रो। और दूसरा पार्ट क्या है? स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो है वो आता है
वर्ड इलेक्ट्रॉन से। और जब हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक डिराइव करने के लिए हमने नाम रख लिया, लेकिन हमारे यहाँ पर मतलब जो होता है इलेक्ट्रो बोलने से, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहाँ पर जो मेन चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है चार्ज। तो इलेक्ट्रो आता है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन से हमारा मतलब है चार्ज। क्लियर? इलेक्ट्रॉन से हमारा मतलब है चार्ज। फाइन। अब ये स्टैटिक्स क्या होता है? अरे ये तो हमको पहले से ही पता है, 11th क्लास में हमने ये पढ़ रखा है, और जिनको नहीं पता उनके लिए हम फिर से भी बात कर रहे हैं। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स मतलब एक ऐसी पढ़ाई, एक ऐसी स्टडी जिसमें हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो चीजें मूव नहीं कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, काइनेमेटिक्स पढ़ा, राइट? काइनेमेटिक्स में काइनेमेटिक्स के बाद हमने पढ़ा डायनामिक्स, राइट? अब यहां पर सब चीज में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? चीजों को हम मोशन में समझ रहे हैं। डायनेमिक्स में हमने एक जो उसका छोटा सा पार्ट है वो हमने पढ़ा स्टैटिक्स, जिसमें हमने क्या करा? जिसमें हमने इक्विलिब्रियम के बारे में समझा। इक्विलिब्रियम मतलब जैसे कि कोई बॉडी है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप सभी के लिए, आपको एकदम से 11th का जो नॉस्टैल्जिया आएगा, राइट? ये एक बॉल है जो कि दो स्ट्रिंग्स से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे कि भाई इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन बता दो, है ना? अभी क्या ये बॉल मूव कर रही है? नहीं कर रही। तो हम फोर्सेस लिखते थे, एफबीडी बनाते थे, और फिर टेंशन निकालते थे। तो ये क्या है? बॉडी एट रेस्ट, राइट? इसके बाद एक और एग्जांपल, हमने फ्लूइड्स पढ़ा। फ्लूइड्स में हमने फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ा, फ्लूइड स्टैटिक्स। तो यहाँ पर डायनामिक्स में मैकेनिक्स का स्टैटिक्स पार्ट जिसमें इक्विलिब्रियम, और फ्लूइड का स्टैटिक्स पार्ट फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा? जब फ्लूइड्स जो होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं तो क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं उसके बारे में? हम प्रेशर पढ़ते हैं, वॉल्स के ऊपर प्रेशर पढ़ते हैं, बॉटम सरफेस के ऊपर प्रेशर पढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। तो स्टैटिक्स का बेसिक मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ द थिंग्स एट रेस्ट, the study of the study of the things at rest, the study of the things at rest। अरे भाई, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो थिंग्स है वो नन अदर देन चार्ज है, राइट? इसका मतलब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि जब चार्ज रेस्ट पर रहता है तो क्या क्या होता है। फाइन। सो यहां से हमें पता चलता है, यहां से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हुआ भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ charges at rest। फाइन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तो क्या क्या चीजें उसमें आ सकती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। और इस बात को करते करते ही हम ये भी समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, राइट? ओके, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे सब टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फाइन। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ओके, तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड
its property, right? Electric charge and its property. Okay. Then next क्या है हमारे पास? How the charges, how the charges interact with each other. अब यहां तो मैंने लिख दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, पर ये जो लाइन मैंने यहां पे लिखी है ना, ये लाइन को एक वर्ड दिया जाता है जो कि बहुत फेमस है, बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। कूलम्स लॉ। जैसे हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। वैसे यहाँ पर हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, एकदम ग्रेविटेशन लॉ की तरह दिखता है, राइट? वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये समझेंगे कि जब एक चार्ज स्पेस में होता है, राइट, एम्प्टी स्पेस में एक चार्ज है, तो उसके जो आसपास का स्पेस होता है ना, वो एक नॉर्मल स्पेस नहीं होता, वो एक नॉर्मल स्पेस नहीं होता, वो स्पेस इलेक्ट्रीफाइड होता है। उस स्पेस में कोई और दूसरे चार्ज पार्टिकल्स आएंगे तो फोर्स फील करेंगे, राइट? जैसे कि अर्थ के चारों तरफ अगर जो भी बॉडीज होंगी वो एक फोर्स फील करेंगी ग्रेविटी की मदद से, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये समझेंगे। ओके, राइट। देन इसके बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज्ड सिस्टम्स, राइट? यहां पर हम डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड इसमें हमारे पास 2D बॉडीज भी होंगी, 3D बॉडीज भी होंगी, जिनकी वजह से, जो कि ऑलरेडी चार्ज होंगी, जिनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। आर यू गेटिंग? ओके। एंड उसके बाद हम ये भी समझ चुके होंगे ये पढ़ते पढ़ते कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट बॉडीज के लिए निकालना बहुत ज़्यादा आसान बात नहीं होती है। तो हमारे पास एक टूल आएगा, गॉस लॉ, राइट? गॉस लॉ। और यहाँ पर हम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिर्फ पार्ट 1 है, फाइन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 भी है, जिसमें और भी डिफरेंट टॉपिक्स है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर पार्ट 1 समझ में आ गया, जैसे कि मैंने बोला, तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी एंड पूरा मैग्नेटिज्म हमें बहुत इजीली समझ में आने वाला है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 ऑब्वियसली हमें बहुत इजीली समझ में आएगा अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं तो, फाइन। सो ये है पूरा ब्लूप्रिंट जो आपके सामने है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यहां पर प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। ओके, ऑल राइट। Others can take screenshots also of this board. Okay, electric charges and their properties हम स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये चार्ज होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज चार्ज?
फाइन। व्हाट एग्जैक्टली इज चार्ज? बहुत स्टूडेंट्स ने पहले ये सुना होगा, लेकिन बहुतों के लिए ये नया है, राइट? इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जैक्टली होता क्या है? ओके, जैसे हमने 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा, मैकेनिक्स में हमने पढ़ा मास, राइट? हमने मास पढ़ना स्टार्ट कब कर दिया था? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने मास पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वो मास कभी खत्म ही नहीं हुआ, है ना? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, देन फ्रिक्शन, देन वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी चैप्टर्स वर देयर, राइट? पूरे में हमने मास के बारे में पढ़ा। इसी तरीके से अब हम 12th में एक ही रट लगा के रखेंगे, चार्ज चार्ज चार्ज, राइट? अभी हम चार्ज एट रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट, राइट? इसके बाद हम जाएंगे चार्ज इन मोशन, जो कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। फिर चार्ज की वजह से और भी चीजें होती हैं, और भी बातें हम करेंगे, राइट? बट ये चार्ज है क्या? तो चार्ज is an intrinsic property of matter. Charge is an intrinsic property of matter. प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, मतलब अगर मैटर है तो चार्ज को होना ही होना पड़ेगा। मतलब विदाउट चार्ज मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर कोई भी मैटर है तो चार्ज को होना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि देयर इज समथिंग, देयर इज दिस पेन, बट दिस पेन डजंट हैव एनी मास, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि पेन तो है पर उसका मास कुछ भी नहीं है? विदाउट वेट, विदाउट मास वो पेन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिमिलरली बिना चार्ज के भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो मैं यहां पे एक चीज लिखता हूं, जैसे कि मास होता है, मास होता है, उससे एसोसिएटेड क्या होता है? उससे एसोसिएटेड क्या होता है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ही चार्ज से एसोसिएटेड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम इसे बोल सकते हैं, बिकॉज ये वो फोर्स है, ये तब लग रही है जब चार्ज रेस्ट पर है, राइट? ओके, अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि चार्ज के बिना मैटर पॉसिबल ही नहीं है? तो आप सबको एक बात बहुत अच्छे से पता है, क्या? कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, राइट? ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। थोड़ा ब्रेक डाउन करके देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं मैटर। अब हमें पता है कि मैटर क्या है। कोई भी बॉडी, पेन, ये मॉनिटर, ये स्क्रीन, फोन, आप सभी, मैं, हम सब क्या है? मैटर है, राइट? तो मैटर है। मैटर फर्दर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एटम्स, राइट? इसके बीच में भी बहुत सारी चीजें आएंगी पर हम उस पर नहीं जाते। मैटर से डायरेक्टली हम कहां पे गए? एटम्स में। पर एटम्स के अंदर क्या है भाई? एटम्स के अंदर क्या है? कुछ बच्चे बोल रहे होंगे अपने मन मन में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं सर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? तो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आते हैं इलेक्ट्रॉन बबुआ, राइट? उसके बाद आते हैं प्रोटॉन बबुआ, एंड फिर हमारे पास आते हैं न्यूट्रॉन भाई साहब। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और ये सभी एटम्स के अंदर होते हैं, और एटम्स मैटर के अंदर होते हैं। मतलब सभी मैटर के अंदर ये सब होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। मीन वी ऑल आर मेड ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और भी बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो हम न्यूक्लियस और न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, वो भी 12th क्लास का पार्ट है, पार्ट 2 का। और भी कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, बट फंडामेंटल 3 पार्टिकल्स हैं। ओके, अब इसमें एक चीज और बात कर लेते हैं, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, केमिस्ट्री में हमने बहुत बार पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से लिखेंगे,
राइट, ई माइनस। प्रोटॉन को हम लिख सकते हैं P प्लस, और आप केमिस्ट्री में इसको ऐसे भी लिखते हैं H प्लस, राइट। न्यूट्रॉन को कैसे लिखते हैं? N0, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, पर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन इज चार्जलेस पार्टिकल, देयर इज नो चार्ज इन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज अनचार्ज पार्टिकल। तो अगर हम बात करें कि इस एटम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या क्या है, तो दो ही चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। मेरे दो चार्ज पार्टिकल्स है कहने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ दो ही पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन कई सारे हो सकते हैं, प्रोटॉन्स कई सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। फाइन, लेकिन हमें यहां पर ये समझ में आ गया कि सभी मैटर में ये दोनों भाई सब बैठे हैं, राइट। अगर यही दोनों नहीं है तो मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट। फाइन, ओके सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, जस्ट लाइक मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। फाइन, ओके। अब हम देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और प्रॉपर्टीज समझने के बाद हम और ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि चार्ज क्या होता है, राइट। अब हम असली गेम स्टार्ट करेंगे, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले, अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स को अगर नोट डाउन करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वैसे इसमें कुछ है नहीं, है ना। ओके ओके, सो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे दैट इज एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। सो चार्ज क्या है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चलो इसको भी हम लिख लेते हैं। जो जो पहला पॉइंट है उसको हम चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी लिख लेते हैं, राइट। मैं इसको दूसरा पॉइंट कर देता हूं, इसको मैं दूसरा पॉइंट कर देता हूं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जिस पे अभी मैं पूरा एक्सप्लेन हम देखेंगे इसका क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? चार्ज इज अ स्केलर, चार्ज इज अ स्केलर। वैसे सेकेंड पॉइंट का जो रीजन है वो फर्स्ट पॉइंट ही है, क्योंकि चार्ज स्केलर है तो हम चार्ज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और मैं इसमें एक चार्ज डालता हूं Q1 और एक और चार्ज डालता हूं Q2, और ऐसे करते करते मैं बहुत सारे चार्जेस डाल देता हूं Q3, Q4, Q5, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं कि इस बॉक्स में Q टोटल क्या है? Q1 प्लस Q2 प्लस एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग? हम चार्ज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर मैं जैसे आगे जाके हम चार्ज की यूनिट पढ़ेंगे, तो मान लो मैंने 2 यूनिट चार्ज पहले डाला, फिर मैंने -3 यूनिट चार्ज डाला, मतलब चार्ज जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, हमें पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, राइट। तो अगर मैंने उसके बाद 2 यूनिट चार्ज डाला, फिर -3 यूनिट चार्ज डाला, तो नेट चार्ज क्या होगा? एग्जैक्टली 2 - 3 -1। ओके, सो हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो वैसे ही सिंपली स्केलर्स की तरह ये ऐड हो जाता है। क्लियर? यस। सो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, इसका क्या मतलब है? क्या मुझे बताएंगे? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि डायरेक्शन नहीं होती चार्ज की, राइट। इसीलिए तो हम उससे डायरेक्टली ऐड भी कर पा रहे हैं। ओके,
ओके, लेट्स सी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व्ड रहता है, राइट। वाई चार्ज कंजर्व्ड रहता है? किसी भी मैटर के अंदर सिंक नहीं होता, किसी भी मैटर के अंदर प्रोड्यूसर नहीं होता। जैसे कि मैं बात करता हूं, मान लीजिए कि ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, फाइन। इस रॉड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, राइट। अब अगर इस रॉड के अंदर एक सिंक होता, जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में सिंक पढ़ते हैं, राइट। तो थर्मोडायनेमिक सिंक का क्या मतलब होता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स को खा जाए, और ऐसा खाए कि वो चार्ज पार्टिकल्स इस पूरे यूनिवर्स से खत्म हो जाए, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाए, राइट। तो ऐसा कोई सिंक, ऐसा कोई सिंक नहीं होता, फाइन, ओके। अगर सिंक नहीं होता तो क्या प्रोड्यूसर होता है? किसी भी मैटर के अंदर क्या प्रोड्यूसर होता है? प्रोड्यूसर कहने का क्या मतलब है कि पेन है, उसके अंदर अपने आप ही चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए जा रहे हैं, और अगर ऐसा होता तो इसकी थिकनेस बढ़ जाती टाइम के साथ, इसकी लेंथ बढ़ जाती, राइट। ऐसा भी नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है, फाइन, ओके। तो चार्ज जो है वो ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि अनडिस्ट्रॉयबल, चार्ज अनडिस्ट्रॉयबल है, राइट, एंड अनप्रोड्यूसिबल है, राइट। अगर ऐसे वर्ड्स नहीं होते तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं मैं यहां पर, कि डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते चार्जेस को, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना, ओके। तो हम यहां पर डायरेक्टली लिखेंगे, जैसे कि मैटर के लिए हम डिफाइन करते हैं, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed, okay. Charge can neither be created nor destroyed, okay. And if that is the case with charge, then that's why that same case exists with matter also. हम बोलते हैं कि matter cannot be destroyed, cannot be produced, right, cannot be created, तो वो भी इसी की वजह से ही है, फाइन, ओके। नोट डाउन कीजिए, ओके। नेक्स्ट we have next we have क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, QUAN, ये n है, इसको फिर से मैं लिख देता हूं, ये n है, ओके, ओके। QUAN, क्वांटाइजेशन, TIZATION, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब किसी भी मैटर के अंदर अगर चार्ज प्रेजेंट है, फाइन, तो वो चार्ज जो है वो नेचुरल नंबर्स या फिर कह लीजिए कि होल नंबर्स में प्रेजेंट होगा। होल नंबर्स मतलब कि n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होते हैं, राइट। जीरो, देन जीरो के अगले बाद क्या आता है, सीधा 1 आता है, फिर 2 आता है, मतलब बीच में कोई नंबर्स भी होते। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 0.5, 0.5 इज नॉट अलाउड, 1.5 इज नॉट अलाउड, 2.25 इज नॉट अलाउड, फाइन। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें ये बताता है कि चार्ज एग्जिस्ट करता है एज अ होल, फाइन। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को लिखेंगे, पॉइंट को हम यहाँ पे लिखेंगे
चार्ज exists as a whole. होल मतलब होल वाला होल नहीं भाई, ये नहीं, WHOLE, मतलब क्या कि वो पूर्ण है, राइट वो अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है, राइट उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। चार्ज एग्जिस्ट्स एज अ होल। अब देखो इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, इसमें मैं एक चीज और यहां पर ऐड कर देता हूं जो कि इसको और परफेक्ट बना देगा। क्या क्या ऐड करेंगे उसको परफेक्ट बनाने के लिए कि द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। हम जब यहां पर चार्ज बोल रहे हैं ना, यहां पर जब हम चार्ज बोल रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो ये एग्जिस्ट्स है ओके, exists, right? Charge exists as a whole. The basic unit of charge exists as a whole. अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा चार्ज का टुकड़ा है, राइट? अमीबा नहीं है ये, क्या है ये? एक छोटा सा चार्ज का टुकड़ा, अ पीस ऑफ चार्ज, राइट? मैं क्या करता हूं, इसको हैमर करता हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, हैमर। फाइन, फर्दर ये ब्रेक डाउन हो गया छोटे छोटे चार्ज के टुकड़ों में, और ऐसे करते करते मैं इसको ब्रेक डाउन करता गया जब तक ये अपनी स्मॉलेस्ट यूनिट में नहीं आ गया। अब बात आती है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? हम सबको पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही स्मॉलेस्ट यूनिट है। मैं एक बार के लिए मान लेता हूं, मैं प्रोटॉन्स को इग्नोर कर देता हूं, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं यहां पर। तो क्योंकि ये सिर्फ कंप्लीटली चार्ज पार्टिकल है तो जो चार्ज है वो चार्जेस से ही बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ब्रेक करते करते इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहां पर मैं गिन रहा हूं, लेट्स कंसीडर यहां पर कितने आए, 3 इलेक्ट्रॉन्स आए। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि फर्दर हम डिवीजन नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल सकता कि चलो इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को 2 में बांट दो, फाइन, तो मतलब मेरे पास आधा और आधा इलेक्ट्रॉन हो जाए। इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज एग्जिस्ट एज वन, फाइन, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट एज वन। मतलब किसी पर्टिकुलर बॉडी में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, अगर एक से ज्यादा है तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि 1.5, 2.5, 3.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन अ बॉडी which is charged electrons are there in whole numbers and therefore टोटल चार्ज हम कैसे लिखेंगे? टोटल चार्ज Q टोटल इज इक्वल्स टू N इंटू E। अब ये क्या लिख दिया भाई? E क्या है? E इज द चार्ज दैट इज देयर ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। E इज द चार्ज दैट इज देयर ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। फिर N क्या है? N नंबर है। N कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, फाइन। तो अगर मैं ये वैल्यूज यहां पर पुट करता हूं, मान लो अगर मैं n इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो 0 इंटू ई 0, मतलब चार्ज है ही नहीं, जैसे कि न्यूट्रॉन के पास। n
की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 इंटू ई, ई तो इसका मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब समझ में हमें आ रहा है कि चार्ज टोटल जो है वो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। फाइन, ये बेसिक सा फॉर्मूला हमें क्वांटाइजेशन के बारे में बताता है। क्लियर? ओके, नोट डाउन कीजिए इसे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फाइन, इसमें हम एक चीज और अपडेट कर सकते हैं क्या, क्योंकि n जो है वो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, सिर्फ होल नंबर्स नहीं। मतलब नेगेटिव नंबर्स में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने यहां पर -1 लगाया तो क्या होगा, माइनस ई आएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फाइन, यहां पर जो टोटल चार्ज है वो हम इस फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने, नंबर ऑफ ईज कितने हैं। बट अगर मैं यहां पर लिख लूं कुछ और नंबर्स, जैसे कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन। देखिए यहां पर जो हमने ये वाली बात लिखी थी कि होल नंबर में रहता है, चार्ज पार्टिकल्स होल नंबर में रहते हैं। अब आप बोलेंगे कि नेगेटिव नंबर्स आ गए तो होल नंबर कैसे हुआ, वो होल नंबर ही है। ये जो नेगेटिव है ये हमने क्वांटिटी के साथ नेगेटिव नहीं लगाया। एक क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्वांटिटी मिनिमल क्वांटिटी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। लेकिन ये नेगेटिव हम लगा किस लिए रहे हैं, हम नेगेटिव लगा रहे हैं ये दिखाने के लिए कि चार्ज कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, charge can be positive also. Are you getting? Yes. Okay, so this is it, quantization of charge. The basic unit of charge exists as a whole. Fine, और हम यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्या, और they exists in discrete packets. डिस्क्रीट पैकेट्स, डिस्क्रीट मतलब क्या, कि जो आपस में कनेक्टेड ना हो। फाइन, जैसे कि अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट की, जैसे कि मैंने बॉक्सेस लगा दिए लाइन से, अब बॉक्सेस का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट है, वो अलग अलग है विद गैप्स, राइट। डिस्क्रीट अलग अलग, पैकेट्स मतलब छोटे छोटे पैकेट्स, कि अगर मान लो ये चार्ज बॉडी है और मैं बोलता हूं कि ये इसमें कुछ तो चार्ज है, तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, इसमें इसमें छोटे छोटे पैकेट्स होंगे, एक पैकेट एक इलेक्ट्रॉन, एक और पैकेट एक और इलेक्ट्रॉन, एक और पैकेट एक और इलेक्ट्रॉन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को मैं एक पैकेट बोल दिया, राइट। सो दे एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स। ये भी एक वे है, वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग। सो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? एक प्रॉपर्टी और हम देखेंगे, then we'll wind up. Types of charge. ऑलरेडी हमने देख लिया है कि मैटर के अंदर जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, या तो चार्ज टाइप ए हो सकता है या फिर टाइप बी हो सकता है, मतलब चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर चार्ज नेगेटिव हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज। फाइन, एग्जाम्पल, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन अगर है तो एक चार्ज बॉडी है जो कि क्या नाम है, पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो उसमें हम ये बोलेंगे कि एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, हम ये नहीं बोलेंगे सिर्फ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है।
राइट यहाँ पर हम इस बात को लिख लेते हैं कि इफ देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी then it contains excess of protons, fine. Then we have negative charges, नेगेटिव VE। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन, राइट। सिमिलरली जैसे कि हमने यहां पर लिखा पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज के लिए, सो इफ देयर इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, then it has excess of what? Excess of electrons, fine, okay, so this is it। हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमने चार्जेस पढ़े, और एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमें, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हमें पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दे रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें नेगेटिवली चार्ज बॉडी दे रहा है। इसके बारे में मतलब इन चार्ज बॉडीज के बारे में, कैसे चार्जिंग होती है, कैसे अनचार्ज बॉडीज होती हैं, अगर हम दोनों अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडीज को मिला दे तो किस तरीके से चार्ज ट्रांसफर होता है, ये भी हम इसके बाद पढ़ेंगे, राइट। सम अदर properties are also there, and then there will be some basics, simple questions on quantization of charge also, that we'll done in the next session, fine, okay।